जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम देखेंगे भारतीय इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली बार बहुत से एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस में काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए यह क्लास दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न भी ठीक कर देते हो तो ये समझ लेना कि आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक ख्याति मिली है, स्वीकृति मिली है? ओके, ऑप्शन नंबर ए हेमचंद्र, बी सायणाचार्य, सी स्कंद रुद्र स्कंद और ऑप्शन नंबर डी है हमारा मेघदूत। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए हार्स का प्रमुख कारण क्या था? ओके, ऑप्शन नंबर ए रोमन साम्राज्य का पतन, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन नंबर सी मुक्त भूमि अनुदानों से सामंत वर्ग का संप्रभुत्व बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी है भारत अरब व्यापार। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त भूमि अनुदानों से सामंत वर्ग का संप्रभुत्व बढ़ना या प्रभुत्व बढ़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या था? यानी कि जो साम्राज्य का प्रशासन है उसके विभाजन का सही क्रम बताना है हमें। किसके समय का? राष्ट्रकूट के शासनकाल का। ओके, ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्र विषय भुक्ति, ऑप्शन नंबर बी है भुक्ति विषय ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है विषय राष्ट्र भुक्ति, ऑप्शन नंबर डी है भुक्ति पटटाला विषय। यानी कि सबसे बड़ी इकाई, फिर छोटी इकाई और फिर छोटी इकाई बताना आपको। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले राष्ट्र फिर विषय और फिर भुक्ति। ओके, तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था? यानी कि जो सुलेमान है उसने किस राज्य को रुहमा कहा था? ओके, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गुर्जर प्रतिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी पाल राज्य, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट राज्य और ऑप्शन नंबर डी है पल्लव राज्य। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाल राज्य, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विदित होता है कि नागभट्ट द्वितीय तुरुशक तथा सेंधव को पराजित किया था? जो नागभट्ट द्वितीय है उसने तुरुशक और सेंधव को पराजित किया था। यह हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? यह जानकारी हमें किस अभिलेख से पता चलती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर अभिलेख से। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन है, तो आपको उन क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे से देखना है, ताकि आपको अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आए तो भी आपको उनको अच्छे से देखना है। यहाँ पे मैं उनका आंसर कराऊंगा आपको यहाँ पे। तो आपको वो क्वेश्चन अगर इस बार भी पूछे जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा उन क्वेश्चनों से ही, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो और कोई करता है, लेकिन जो टफ क्वेश्चन है उसी में से सिलेक्शन होता है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को काफी कम बच्चे कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? यानी कि उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सभा, बी समिति, ऑप्शन नंबर सी विश्व और ऑप्शन नंबर डी विद्युत। ओके, ये आपको बताना है। तो हमारा चिट्टे का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। ओके, ये न्यायालय को कहा जाता था। ओके, आगे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्य नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? यानी कि यह किस ग्रंथ की पंक्ति है कि यदि
यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्य उदय नहीं होगा। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है, आपको ग्रंथ का नाम बताना है इसमें। ओके, ऑप्शन नंबर ए है उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी वेद, ऑप्शन नंबर डी उपवेद। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण में यह पंक्ति लिखी गई है। ओके, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता के विभिन्नता पाई जाती है? यानी कि निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि भिन्नता बताना आपको, किस क्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है। ओके, नगर योजना में, या ईंटों के आकार में, या बाट एवं नाप प्रणाली में, या फिर घरों के आकार में। ओके, इसका राइट आंसर बताना आपको। ये क्वेश्चन पिछली बार काफी बच्चों ने गलत किया था क्योंकि उनके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, घरों के आकार में। ओके, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? ओके, ये बताना है कि वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलिगन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एलिगन द्वितीय। ओके, तो इसका राइट आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलिगन प्रथम। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसराग युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो दसराग युद्ध हुआ था आपको पता है वह कहां पर हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अब इसमें पूछना है कि इनमें से संबंध किससे है, शांतनु से, या देवापी से, या सुदास से, या देवोदास से, यह आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सुदास से। ओके, आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों को सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? जो हड़प्पा संस्कृति के स्थल है उनका सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है, यह बताना आपको, किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सतलुज, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी गग्गर हाकरा, ऑप्शन नंबर डी है रावी। ओके, तो 11वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गग्गर हाकरा नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक तथा मौर्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जो अशोक और मौर्य का पतन यह एक पुस्तक है, तो इसकी रचना यह किसकी रचना है, यह पुस्तक किसने लिखी थी, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रोमिला थापर, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र राय चौधरी, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी वीर सावरकर। यह आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोमिला थापर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 912 आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला था? जो राष्ट्रकूटों की राजधानी है मान्यखेत, उस पर आक्रमण कर उसे तहस नहस किस शासक ने किया था? कब? 972 ईस्वी में, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पल्लव शासक दंतीवर्मन, चोल शासक राजेंद्र चोल, परमार शासक सियक, या चंदेल शासक यशोवर्मन। इनमें से किसने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण किया था और उसे तहस नहस कर डाला था 972 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी परमार शासक सियक ने। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? अब इनमें से यह बताना आपको कि किस स्थान पर शैव शिक्षा का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगेरी, ऑप्शन नंबर सी मदुरई, ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू। इनमें से बताना है कि किस स्थान पर शैव शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू। आपको पता हो तो माउंट आबू पर अधिकतर जो मंदिर बने हुए हैं वह जैन धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्र मूर्तियों का एक निदान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबद्ध किया जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ओके, ये आपको बताना है कि वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देमाबाद, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर सी इनामगांव, ऑप्शन नंबर डी नासिक। यानी कि जो ताम्र मूर्तियों का निदान है हड़प्पा संस्कृति के संबंध, जो हड़प्पा संस्कृति है उससे संबंधित है हुआ है और वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देमाबाद। यहाँ से अधिकतर जो साक्ष्य हैं यही से प्राप्त हुए हैं। ओके, जो सिंधु सभ्यता पूछ रहा है ये हड़प्पा जो संस्कृति है उससे संबंधित पूछ रहा है, तो इसमें देमाबाद आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? यह आपको बताना है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें निष्क किस अंग का आभूषण था, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गला, ऑप्शन नंबर बी कान, ऑप्शन नंबर सी कमर, ऑप्शन नंबर डी पैर। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में निष्क नामक आभूषण था वह कहाँ पहना जाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, गले में पहना जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरिया के सुसा नगर से प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह बताना है। यानी कि जो सुमेरिया नगर है वहां की 30 मोहरों का संबंध सिंधु सभ्यता के किस नगर से है, यह आपको बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी देमाबाद, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेख है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्से तय किया? यानी कि यह किस अभिलेख में लिखा हुआ है कि लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर अशोक ने माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में कर का 8वां हिस्सा तय किया था? ऑप्शन नंबर ए शहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी रुमिंदेई, ऑप्शन नंबर सी मानसेहरा, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। यानी कि वह अभिलेख बताना है कि वह अभिलेख कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुमिंदेई अभिलेख से यह जानकारी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1947 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्रनाथ बोस, ऑप्शन नंबर सी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी है जगदीश चंद्र बोस। ओके, तो इसका राइट आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र बोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? काफी इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे आप भी कर दोगे इसे कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए 22 अक्टूबर 1964, ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1765, ऑप्शन नंबर सी 28 अक्टूबर 1766, ऑप्शन नंबर डी है 30 अक्टूबर 1768। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 अक्टूबर 1764। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी, यह आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी, यह आपको बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए ताम्र दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हाथी दांत के कंघे, ऑप्शन नंबर सी है सुरमा लगाने की सुइयां, ऑप्शन नंबर डी है केस रंग रोगन। ओके, ये आपको बताना है। तो किसवे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केस रंग रोगन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में
मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। मृत्यु की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? ऑप्शन नंबर ए केन, ऑप्शन नंबर बी कंठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी श्वेताश्वेतर, ऑप्शन नंबर डी है मुंडक। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडक। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जगत ईश्वर है और ईश्वरीय हमारी आत्मा है, यह इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है, यानी किस ग्रंथ में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मगुप्त। ओके, ब्रह्मसूत्र। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मसूत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणों पर कर का भार था, ऑप्शन नंबर बी केवल वैश्यों पर कर का भार था, ऑप्शन नंबर सी केवल क्षत्रियों पर कर का भार था, ऑप्शन नंबर डी है मात्र शूद्रों पर कर का भार था। ओके, ये आपको बताना है कि किन पर कर का भार था, यह इनमें से कौन सा विचार सत्य है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल वैश्यों पर कर का भार था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? यानी जो पूर्व वैदिक काल है उसमें राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? ऑप्शन नंबर ए पुरोहित और सेनानी, ऑप्शन नंबर बी गण और विद्य, ओके, ऑप्शन नंबर सी है सभा और समिति, ऑप्शन नंबर डी है परिषद और समिति। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कश्मीर में जो उत्पल वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अवंती वर्मन, ऑप्शन नंबर बी ललितादित्य मुक्तापीड, ऑप्शन नंबर सी रानी विद्या, ऑप्शन नंबर डी हर्ष। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? ये तो आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवंती वर्मन ने कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, बहरीन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग इन सभी के साथ समृद्ध व्यापार करते थे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? यह आपको बताना है कि कौन से सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। गुरु हरराय, गुरु हरकिशन सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह। ओके, ये आपको बताना है। तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन था? यह आपको बताना है। ओके, तो आगे चलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो 29वां क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध, बंगाल, कर्नाटक और बाजीपुर। इनमें से कौन से राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, यह आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध के शासक नवाब या वजीर कहलाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे? यह आपको बताना है। काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यन पेशवा के नाम से कौन मशहूर थे, यह आपको बताना है। ओके, ऑप्शन देखते हैं इसमें, बालाजी बाजीराव, नाना फडणवीस, राजा महेंद्र प्रताप या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजा महेंद्र प्रताप आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे या जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था, यानी कि यहाँ पे वंश बताना है। जो कवि राजमार्ग नामक पुस्तक है उसकी रचना जिस शासक ने की थी वह शासक किस वंश का था, यह आपको बताना है। शासक का नाम नहीं बताना है, वंश बताना है। राष्ट्रकूट, पाल, गंग या प्रतिहार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जो पूना पैक्ट है वह किससे संबंधित था? दलित वर्ग, हिंदू मुस्लिम एकता, संवैधानिक प्रगति या शैक्षिक सुधार। इनमें से जो पूना पैक्ट है वह किस कार्य से संबंधित था, यह आपको बताना है। तो इसमें हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग से संबंधित था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2006, ऑप्शन नंबर बी 2007, ऑप्शन नंबर डी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2010। यानी कि बाल संरक्षण आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी, यह आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्रांतिकारी को, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई थी? ओके, यह आपको बताना है। प्रफुल्ल चाकी को, राम प्रसाद बिस्मिल को, या बटुकेश्वर दत्त को, या खुदीराम बोस को? याद करो दिन, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को भारत के किस महान क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा है मुझे और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं या कहां से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के जो अवशेष हैं वह कहां से मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से? तो 36वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन रूप कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी देवपुरी, ऑप्शन नंबर डी पाली। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी, यह आपको बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए ताम्र धातु, ऑप्शन नंबर बी कांस्य धातु, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण और चांदी, ऑप्शन नंबर डी है टीन धातु। ओके, इनमें से बताना है आपको राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, कांस्य धातु। मैं आपको 30 सेकेंड का समय देता हूं, उसमें आपको राइट आंसर कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? यानी कि जो मालवा गुजरात और महाराष्ट्र है वह सबसे पहले किस शासक ने जीते थे? इनमें से ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? यह आपको बताना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी शिव, ऑप्शन नंबर सी मुरुगन, ऑप्शन नंबर डी मरियम्मा देवी। ओके, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन है, यह आपको बताना है। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुरुगन, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से बिखरे हुए अस्थि अवशेषों या कंकालों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण। ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक प्राणदंड अथवा नरबली। ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का अनियमित समाधान। ऑप्शन नंबर डी है मलेरिया या किसी अन्य रोगाणुजनित बीमारी से व्यापक मृत्यु या महामारी। ओके, इनमें से क्या निष्कर्ष निकलता है ये आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? जो प्राचीन भारत है उनमें से कहां पर राजतंत्र था ये आपको बताना है। प्राचीन भारत में बताना आपको, कौशाम्बी, मगध, कौशल या उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी में राजतंत्र था। राजतंत्र समझते हो आप, यानी कि राजा का शासन। कौशाम्बी में भी था, मगध में भी था और कौशल में भी था, सभी में राजतंत्र था। ओके, प्राचीन भारत के लिए पूछ रहा है। काफी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि प्राचीन भारत में तो राजतंत्र ही था, लोकतंत्र था ही नहीं, तो आपको यही कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा है एग्जामिनर। ये क्वेश्चन काफी बार दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन है 42वां, ये पिछली बार पूछा गया है दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, वह बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक या समुद्रगुप्त या बिंदुसार। इसने इनमें से किस शासक ने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। लेकिन अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी, यह आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम काल में विदेशी व्यापार के विकसित होने में किस कारण को सर्वाधिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम काल में विदेशी व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जाता है, यह आपको बताना है। ओके, अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना या सुरक्षित समुद्री व्यापार का होना या विदेशों से अधिक मांग की जाने वाली वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन करना। ओके, या यवनों द्वारा दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में उपनिवेश कायम करना। इनमें से कौन सा राइट आंसर है, यह आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना। ओके, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? यानी कि जो हड़प्पा है इसके लोगों के जो सामान्य घरेलू बर्तन है वह किससे बने होते थे? पत्थर के, चीनी मिट्टी से, या मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रित बर्तन, या ताम्र बर्तन। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के बर्तन बताने हैं आपको। ओके, तो आपको याद होगी कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग हैं वह मिट्टी को अच्छे से पकाकर उस पर पेंटिंग करके फिर बर्तन बनाते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का कौन सा सबसे युक्त संगत कारण प्रतीत होता है? यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं वह अपने नगरों से पलायन कर गए थे, तो उनका कारण क्या है? जो नगर छोड़ के चले गए थे वो अब उनके हमें खंडर मिलते हैं, तो उनका कारण बताना है, सबसे युक्त संगत कारण। ओके, ऑप्शन नंबर ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी जलीय परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
जलीय परिवर्तन सबसे अच्छा कारण माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम मगध के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम मगध के अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, यह आपको बताना है। जो मगध का शासक था अजातशत्रु, उसका सदैव यानी कि हमेशा किस राज्य से युद्ध रहता था। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर सी दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। तो इनमें से आपको राइट आंसर देना है। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। जो अजातशत्रु था इसका अधिकांश समय वैशाली से युद्ध रहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सौंदरानंद निम्न में से किसकी रचना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी भवभूति, ऑप्शन नंबर डी है भास। जो सौंदरानंद पुस्तक है यह किसकी रचना है आपको बताना है, इसके लेखक का नाम बताना है आपको। तो इसमें हमारा आ जाएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष। अश्वघोष की रचना है सौंदरानंद। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल की 3 प्रमुख शक्तियों चोल, चेर और पांडे के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। जो संगम काल है इसमें 3 राज्य महत्वपूर्ण थे, तो इनका आपसी संघर्ष का क्या कारण था। साम्राज्यवाद की भावना, उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा, या व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने की अभिलाषा, या समुद्रीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की इच्छा। जो समुद्र तट क्षेत्र है उन पर नियंत्रण करने की इच्छा। इनमें से कौन सा कारण है जिस कारण ये आपस में युद्ध करते थे या आपस में संघर्ष करते थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन आंतरिक व्यापार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यापार बहुमुखीता, क्षेत्रीयता, अंतर क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता था, या सार्वत्रिक व्यापार के साथ साथ श्रेणी और निगमों को भी स्थापित किया गया था, या यह पूर्णतः वस्तु विनिमय व्यापार था। तो इसका राइट आंसर जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, यह पूर्णतः वस्तु विनिमय व्यापार था। ओके, यानी कि जो हड़प्पाकालीन आंतरिक व्यापार था वह वस्तु विनिमय व्यापार था। ओके, ठीक है, ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एग्जामों में काफी बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं वैसे के वैसे मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैंने इनमें कोई इंटरफेयर नहीं किया है, यानी कि मैंने इन क्वेश्चनों में कोई बदलाव नहीं किया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।